नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। आपको यह खबर तो पता चल ही गई होगी कि हमास ने 6 लोगों को रिहा किया अपने वादे के हिसाब से, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से नाटक किया, फिर से तमाशा खड़ा किया और कहा कि जिन 600 फलस्तीनियों को शनिवार को रिहा किया जाना था उनको अभी हम रिहा नहीं करेंगे। रिहा तो करना पड़ेगा, आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, रिहा तो करना पड़ेगा। दर्द तुम्हें जिस बात का हुआ है वो सारी दुनिया जानती है। दर्द यह हुआ कि जब फलस्तीनी रिहा कर रहे थे इजरायली बंधकों को, तो उसी समय इजराइल के एक बंधक ने माथा चूम लिया हमास के एक बंदे का जो साथ में खड़ा था। अब कुछ भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि हमास ने ही कहा हो कि माथा चूमो, दुनिया को दिखाना है हमास को भी कि हमने बहुत प्यार से रखा है। लेकिन यह सब तमाशा होता है, यह सारा तमाशा सारी दुनिया में होता है। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसके लिए आप शर्त तोड़ दें। बाकायदा आपने उस शर्त पर सिग्नेचर किया है कि लोगों को उधर से भी छोड़ा जाएगा और लोगों को इधर से भी छोड़ा जाएगा। हमास ने अपने हिस्से का वादा निभा दिया, 6 लोगों को छोड़ दिया और अब आप नाटक कर रहे हो कि 600 लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। छोड़ना तो पड़ेगा। हमास ने भी बहुत सारे पत्थर झेले हैं, हमास ने भी बहुत देखा है इजराइल को, और इजराइल ये सारे तमाशे आज से नहीं कर रहा है। और इसीलिए जिस समय पूरा प्रोग्राम चल रहा था उसी समय एक वीडियो और रिलीज किया गया। वो वीडियो था जिसमें 2 इजरायली बंधक एक गाड़ी में बैठे हुए थे और इजराइल से कह रहे थे, इजराइल के प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि हमारी जानें बर्बाद मत करो, हमें रिहा कराओ, ऐसा मत करो कि हमें भी मार दिया जाए या हम वापस लौटकर ना आ सके। नेतन्याहू को यह नहीं पता था। मान के ये लोग चल रहे हैं कि जिंदा लोग ज्यादातर वापस हो गए हैं, अब जिंदा लोग बचे नहीं हैं। हमास ने दिखाया कि अभी तुम्हारे बहुत से जिंदा लोग हमारे पास हैं और अगर तुम हमारे बंधकों को वापस नहीं करोगे तो हम भी इन्हें वापस करने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है, सीज फायर का एग्रीमेंट ही यही था। अब अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल के साथ राजी हैं। भाई, तुम तो हर चीज के लिए राजी हो, तुम तो इजराइल जो कर दे उसके लिए राजी हो। तुम्हारे यहां तो लगता है टाइप्ड एक बयान पहले से रखा है कि हम इजराइल के साथ हैं और वो जारी कर देते हो। तुमने सीज फायर करवाया, सीज फायर में ये शर्तें रखवाई और वो शर्तें हमास मान रहा है, इजराइल नहीं मान रहा है, तो तुम इजराइल को रोकने की जगह कह रहे हो कि हम राजी हैं और दूसरा खेल भी खेल रहे हो। विटकॉफ, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जिसने पहला भी सीज फायर करवाया था और जो मिडिल ईस्ट में एनवाय है अमेरिका का, उसका एक बयान आया है और उस बयान में वो क्या कहता है? उस बयान में कहता है कि अमेरिका चाहता है कि सीज फायर का सेकेंड राउंड भी कायदे से हो जाए। यानी सीज फायर का सेकेंड राउंड भी होना है। अमेरिका अगर चाहता है तो यह सीज फायर का सेकेंड राउंड कोई रोक नहीं सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय, जो नेतन्याहू का ऑफिस है, उसके एक सीनियर ऑफिसर जिनको यह काम दिया गया है कि सेकेंड फेज के सीज फायर की बातचीत करें, वो अमेरिका गए थे और मुझे लगता है अमेरिका में उनसे साफ कह दिया गया है कि सीज फायर के फेज 2 की तैयारी करो, जाकर बातचीत करो। हमास ने बहुत क्लियर कहा है कि जब तक इन 600 लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। हर तरह के निगोशिएशन से बाहर हैं हम। निगोशिएशन तभी शुरू होगा, बातचीत तभी शुरू होगी जब 600 लोगों को रिहा किया जाएगा, जैसा कि वादा किया गया था। तो मैं आपको यहां पे लिख के दे दूं कि उन 600 लोगों को रिहा तो करना ही पड़ेगा। यहां मुझे इशारा करना है एक दूसरी चीज पर। आप जरा गोदी मीडिया को देखिए। मैं इजराइल की गोदी मीडिया को देखने को नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो तो वही काम करेगी जो नेतन्याहू कहेगा, लेकिन हिंदुस्तान की गोदी मीडिया की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नेतन्याहू के कदम से कदम मिला रहा है, बल्कि उसके पीछे चल रहा है, बल्कि उसके कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है कि नेतन्याहू जो फेंकेगा उसको आराम से वो लपक लेगा। हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने खबर चलाना शुरू किया कि विबास फैमिली जो थी, चूंकि उसकी महिला जो थी, उसकी जो लेडी थी, उनकी लाश वापस नहीं की गई थी और इजराइल ने यह इल्जाम लगाया कि उनके साथ क्रूरता की गई थी। इसके चलते नेतन्याहू ने वापस करने से मना कर दिया। मेरा सवाल दूसरा है। पहला तो यह कि अगर विबास फैमिली की लाश से आपको इतनी दिक्कत थी तो अपने 6 लोग भी रिहा नहीं कराने चाहिए थे, कहना चाहिए था सीज फायर खत्म हो गया। और दूसरा मामला, मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूं जो हिंदुस्तानी अखबारों में आपको दिखाई नहीं देगी, हिंदुस्तानी चैनलों पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। न्यूज यह है कि विबास फैमिली ने बहुत क्लियर कह दिया कि हमारे यहां जो दफन कफन होगा उसमें किसी इजरायली मंत्री और नेतन्याहू को आने की जरूरत नहीं है, यह हमारा प्राइवेट अफेयर होगा। जो इजरायली अखबार हैं वो बेचारे छाप रहे हैं प्राइवेट अफेयर, ये नहीं छाप रहे हैं कि सीधे सीधे नेतन्याहू और मिनिस्टर्स को मना कर दिया गया है कि हमारी लाश पर पॉलिटिक्स मत करो।
बहुत सीधी बात है कि वो फैमिली जानती है कि इजराइल सारा तमाशा कर रहा है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कुछ भी सामने नहीं आया है, किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है। और एक ऐसा फर्जी डॉक्टर जो पहले कह रहा था कि इजरायली बच्चों को जलाया गया है, जो झूठ साबित हुआ, वही कह रहा है कि गला दबा के और बाकी सब चीजें हुई हैं। बहुत सीधी बात है। अगर वो फैमिली नहीं चाहती कि नेतन्याहू और मिनिस्टर उसके फ्यूनरल में आए, इसका मतलब वो जानती है कि नेतन्याहू और उसके मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं उसके परिवार के लोगों के मारे जाने के। एकदम सीधी 100 की एक बात है। यह खबर ऐसा नहीं है कि हमारे गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स को और तथाकथित इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को ना पता हो, लेकिन वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस बात के लिए हमास की मलामत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि 2 लोगों का चेहरा दिखाया लेकिन रिहा नहीं किया। भाई 6 की बात हुई थी, 6 रिहा कर दिया। अब 600 जो तुम्हें रिहा करने हैं वो रिहा करो। हमास अकेला रिहा करता चला जाए और इजराइल जो चाहे वो करे। आज इन 2 को भी रिहा कर दिया होता तो 8 उनके पास पहुंच जाते और 600 तब भी इनके पास नहीं आते। इजराइल से कहिए कि वादे के मुताबिक 600 लोगों को वो रिहा करे। और हमास तो बहुत साफ साफ कह रहा है कि सेकेंड फेज की बातचीत कीजिए, सेकेंड फेज का सीज फायर शुरू कीजिए। जितने जिंदा लोग हैं और सिविलियंस हैं उन सबको हम एक बार में वापस करने के लिए तैयार हैं। बदले में आपको भी एक बार में सारे फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। हमास तो महीनों पहले से यह कह रहा था कि हम सिविलियंस को रिहा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप बमबारी बंद कर दें। लेकिन इजराइल कतई नहीं चाहता था। कितनी बार याद दिलाऊं कि इजराइल का जो एक्स आर्मी चीफ है वो बहुत साफ साफ कह चुका है कि हमने हैनिबल डायरेक्टिव्स का यूज किया, यानी अपने ही लोगों को मारा। कितनी बार यह किस्सा हुआ कि इजराइल ने कहा कि हमास ने इस बंधक को मार दिया है, बाद में पता चला कि इजराइल की आर्मी के अटैक में ही वो मारा गया है। तो करना सब है, एक एक बंदे को वापस करना पड़ेगा, सीज फायर भी चलता रहेगा। लेकिन अपनी हैवानियत दिखाए बिना आखिर नेतन्याहू माने कैसे? और वो हैवानियत सबसे ज्यादा दिखाई जा रही है वेस्ट बैंक में। अभी कल कॉट्स का एक बयान आया है, कॉट्स जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसका बयान आया है। उसने कहा है कि 40,000 लोगों को, 40,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है वेस्ट बैंक से, यानी 40,000 लोगों को उनके घर से बाहर कर दिया गया है। और अब स्कीम है उनके घर को कब्जा करने की। उसके पहले नाटक किया गया बस विस्फोट का। पहले खबर आई कि बस विस्फोट ईरान ने किया है, हमास ने किया है। फिर खबर यह आई कि 3 यहूदी गिरफ्तार किए गए हैं और उसके बाद खबर आना बंद हो गई। यानी खेल हो चुका है। यानी यह बमबारी बहुत मुमकिन है कि जानबूझकर करवाई है इजरायली स्टेट ने, ताकि उसको वेस्ट बैंक पर हमला करने का और मौका मिले। और सारी दुनिया खामोश है वेस्ट बैंक में जिस तरह का हमला हो रहा है। मैं लगातार अपने वीडियोस में वेस्ट बैंक को अपडेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमास से रोज सवाल पूछने वाले लोग वेस्ट बैंक के मुद्दे पर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं नेतन्याहू से। आखिर उनको नेतन्याहू से पूछना चाहिए कि तुम वेस्ट बैंक के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, वहां पर तो कोई हरकत हुई नहीं थी। लेकिन सब चल रहा है और सारे खामोश पड़े हुए हैं। दरअसल मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो जो है आप कह सकते हैं एक तरह का कैरिकेचर है, जिससे आप समझ जाएंगे कि इजराइल फलस्तीन को कैसे कब्जा करता गया। अगर एक घर को फलस्तीन मान लें, इसके अंदर फलस्तीनी रहते थे, इजरायली आए कि एक रात हमें रुकने दो, मेहमान नवाज थे अरब, रुकने दिया। उसके बाद बर्तानिया और अमेरिका ने उनको हथियार दिए और उन्हीं हथियारों से फलस्तीनियों को मार दिया गया और उनके घर पे कब्जा करके वहां पर फलस्तीन की जगह इजराइल का झंडा लगा दिया गया। ये 30-40 सेकंड की ये जो छोटी सी वीडियो है, ये फलस्तीन के जो मॉडर्न हिस्ट्री है फलस्तीन की, फलस्तीन पर इजराइल पे कब्जे की जो कहानी है, उस पूरे कहानी को कैच करती है, बहुत कायदे से कैच करती है। आप सोचिए लेबनान में हसन नसरुल्लाह और उनके जो लोग मारे गए थे, जिनका कफन दफन उस समय ठीक से नहीं हो पाया था, अब उनका फ्यूनरल करने की घोषणा की गई। जब इजराइल की आर्मी पीछे लौट गई तो घोषणा की गई कि उनका फ्यूनरल होगा और बेरूत में शानदार फ्यूनरल हुआ, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। ईरान से भी लोग आए, पाकिस्तान से भी आए, दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी लोग पहुंचे। दुनिया के कई हिस्सों में इस दिन हसन नसरुल्लाह को याद किया गया। फ्यूनरल होता है, दुश्मन का भी फ्यूनरल होता है, तो आप वहां जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, बगल से निकल जाते हैं। इजराइल ने क्या किया? जिस समय फ्यूनरल चल रहा था उस समय 4 जहाज गुजरी इजराइल की। ये फाइटर प्लेन्स थे जो बम बरसाते हैं। ये डराने की कोशिश थी, लेकिन जिस समय इजराइल डराने की कोशिश कर रहा था वो लाखों लोग इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे।
आप अगर यूएन का चार्टर पढ़ें, अगर यूनाइटेड नेशंस के नियम कानून पढ़ें, तो किसी दूसरे मुल्क के एयर स्पेस में बिना उसके परमिशन के अपनी जहाज ले जाना, खासतौर पे फाइटर प्लेन ले जाना, युद्धापराध जैसा है। लेकिन पूरा यूनाइटेड नेशन, पूरा अमेरिका, सारी दुनिया खामोश रहेगी। और लेबनान के जो नए नए राष्ट्रपति बने हैं, जो आर्मी के चीफ थे, जो अमेरिका और यूरोप के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया हुआ था हसन नसरुल्लाह के कफन दफन में शामिल होने के लिए, उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि हम दूसरों की लड़ाइयां लड़ते लड़ते थक गए हैं, हम फलस्तीनियों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ये उन्होंने कहा। आप कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। आपके यहां तो 5 पोस्ट बना के बैठा हुआ है इजराइल, आप उससे भी नहीं लड़ना चाहते। आपके हथियार अमेरिका से आते हैं और आपकी आर्मी सिर्फ नाम की है। पिछली बार भी जब इजराइल ने कब्जा किया था आपके अंदर, तो आपकी आर्मी खाली नहीं करा पाई थी। हिजबुल्लाह आया था खाली कराने के लिए आपके मुल्क को। और यह लड़ाई सिर्फ हमास की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ फलस्तीन की नहीं है। आप भी जानते हैं ग्रेटर इजराइल का जो सपना है, उस सपने में लेबनान का हिस्सा भी शामिल है। नहीं होगा फलस्तीन, नहीं होगी फलस्तीन की लड़ाई, तो भी इजराइल किसी ना किसी तरह कब्जा करना चाहेगा आपके इलाकों पे। आखिर सीरिया में तो असद चला गया। असद के जाने के बाद जो सरकार आई वो तो फलस्तीन के साथ नहीं खड़ी हो रही है। उसके बावजूद न केवल सीरिया का सदर्न इलाका कब्जा कर लिया गया, बल्कि अब नेतन्याहू यह कह रहा है कि सदर्न इलाके में सीरिया की कोई आर्मी नहीं रहेगी, यानी सीरिया का हिस्सा है, उस पर कब्जा रहेगा इजराइल का और कोई आर्मी नहीं रहेगी। अगर वो कब्जा और बढ़ाना चाहता है तो उससे रोकने के लिए जिस दिन हिजबुल्लाह नहीं होगा, उस दिन लेबनान में भी यही होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चले जाएंगे अमेरिका में, लंदन में, किसी शानदार से मकान में रहेंगे और यहां जो लेबनान का आम नागरिक है वो सारा कुछ झेलता रहेगा इजराइल का ये पूरा प्लान। ये जितने पपेट बिठा के रखे हैं अमेरिका ने, यूरोप ने और बाकी मुल्कों ने, ये सारे के सारे इनडायरेक्टली ग्रेटर इजराइल प्लान को पूरा करने में मदद करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। नोम चॉम्स्की का एक वीडियो है, काफी पुराना वीडियो है और अक्सर बार बार सरफेस होता रहता है। जो लोग नोम चॉम्स्की को नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि वो यहूदी हैं और पूरे तरीके से अमेरिकन स्टेट के ऊपर सवाल लगातार उठाते रहे हैं। बड़े हिस्टोरियन हैं। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो नोम चॉम्स्की सर्च करेंगे तो बहुत सारी किताबें आपको उनकी मिल जाएंगी। उनसे पूछा गया कि हिजबुल्लाह को तो आतंकवादी कहा जाता है, क्या आप हिजबुल्लाह को आतंकवादी मानते हैं? उन्होंने कहा अमेरिकन स्टेट ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहा हुआ है क्योंकि अमेरिकन स्टेट उस तरह की हिंसा को पसंद करता है, उस तरह के वायलेंस को संरक्षण देता है जो उसके फायदे में होता है, जिसका वो सपोर्ट करता है, और जो उसका विरोध करता है उसको वो आतंकवादी कहता है। इसीलिए इजराइल कितनी भी आतंकवादी कार्रवाई कर ले, फलस्तीनियों को मार दे, लेबनीज को मार दे, सीरियंस को मार दे, अमेरिका कभी उसको आतंकवादी नहीं कहता है। लेकिन जो इजराइल की मुखालिफत करता है अमेरिका उसको आतंकवादी कहता है। और इसीलिए लगातार जो कुछ चल रहा है फलस्तीन के अंदर पिछले तमाम बरसों से अमेरिका आंख मूंद के उसको सपोर्ट करता रहा है। एक ज्यूइश डॉक्टर, यहूदी डॉक्टर गजा में गए थे 5 साल पहले। अभी उनका वीडियो आया और उन्होंने कहा कि आज के 5 साल पहले भी गजा में असल में वही हो रहा था जो आज हो रहा है। आज खुलेआम जेनोसाइड हो रहा था, उस समय स्लो जेनोसाइड हो रहा था और दुनिया की चूंकि निगाह नहीं थी इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। आप सोचिए, अल अक्सा मस्जिद है, मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र मस्जिद है। जो फलस्तीन में रहते हैं, जो अल अक्सा मस्जिद के आसपास रहते हैं, रमज़ान के दौर में, रमज़ान के महीने में अल अक्सा क्यों नहीं जाना चाहेंगे? उनको अल अक्सा जाने से रोका जाता है। और अब हालत यह है कि जिन फलस्तीनियों को रिहा किया गया है, इजराइल यह प्लान बना रहा है कि उन फलस्तीनियों को अल अक्सा मस्जिद में रमज़ान के महीने में ना जाने दिया जाए। यह दुनिया का कोई मुल्क कर सकता है? दुनिया का कोई शरीफ मुल्क यह काम कर सकता है कि जो सबसे मुकद्दस महीना माना जाता है रमजान, उस रमजान में वहीं के लोगों को अपनी मस्जिदों में जाने से रोके? दुनिया का कोई मुल्क ऐसा कर सकता है कि जंग में सारी मस्जिदें तबाह कर दे ताकि लोग नमाज ना पढ़ सकें? कोई मुल्क ऐसा कर सकता है कि हजारों बच्चों को मार दे और उसके बाद विक्टिम खेले कि हमारे एक बच्चे को मार दिया? जिसने 20 हजार बच्चों को मार दिया हो, वो एक बच्चे के मरने पर विक्टिम खेले
जिसके बारे में यह अभी तक कंफर्म नहीं है कि इजराइल ने मारा है कि हमास ने मारा है, और उसके भरोसे 600 लोग जो रिहा करने हैं वो रोक दे और कहे हम सीज फायर को टाल रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इजराइल कर सकता है और सिर्फ अमेरिका इसका समर्थन कर सकता है। बहुत सारे मुल्क जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन अमेरिका के डर से खामोश रहते हैं। गजा पे कब्जे का जो प्लान था, सोचिए, दुनिया का कोई मुल्क इस तरह की घटिया बात कर सकता है कि वहां के लोगों से हम खाली करा देंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन की ट्रंप ने और इजराइल ने समर्थन किया, हालांकि पीछे हटना पड़ा। अब वो सारा जिम्मा डाल दिया गया है अरब मुल्कों पे, और खबर यह आ रही है कि मैंने आपको बताया था रियाद में एक मीटिंग होनी थी, रियाद में वो मीटिंग हुई है। हालांकि उस मीटिंग में क्या तय हुआ है ये बहुत खबर बाहर नहीं आ रही है। यही कहा जा रहा है कि 10 साल का एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया गया है और साथ में 2 नेशन सोल्यूशन की बात की जाएगी। ये 2 बातें कही जा रही हैं, लेकिन ट्विटर पर कल मैं देख रहा था कई सारे हैंडल जो हैं वो ये बता रहे थे कि इस मीटिंग में खास तौर पे सऊदी अरबिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं MBS और जॉर्डन के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ऐसे आंखें मिचका रहे थे कि मानो कितना डरे हुए हैं, उन्होंने यहां पर काफी गरज के हमास के खिलाफ काफी कुछ बोला है। इन लोगों का कहना है कि हमास से फलस्तीन को खाली कराना पड़ेगा, हमास फलस्तीन छोड़कर जब तक नहीं जाएगा तब तक वहां कोई सलूशन नहीं होगा। देखना है आगे ये क्या करते हैं। ये तो मैं आपसे बता ही चुका हूं कि जो धमकी ट्रंप ने दी थी या इजराइल जो कुछ कह रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मंशा यही है कि किसी भी तरह से हमास और उसके लोगों को वहां से बाहर भेज दिया जाए। ये सारा कुछ कैसे किया जाएगा, इसके खिलाफ निश्चित रूप से वहां पर मोमेंटम बनेगा। हमास इतनी आसानी से फलस्तीन या गजा छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए कौन सा सलूशन ये अरब मुल्क निकालते हैं ये देखा जाएगा। वैसे अरब मुल्क कितने सीरियस हैं ये इस बात से समझ लीजिए कि जो अगली अरब समिट होनी है उसके लिए सीरिया का जो नया राष्ट्रपति बना है जोलानी, उसको भी बुलाया गया है। यानी इजराइल और अमेरिका का जो घोषित टट्टू है उसको भी बुलाया गया है हमास और गजा के बारे में फैसला लेने के लिए। अब ये लोग क्या फैसला लेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। हद से हद यही होगा कि वहां मकान बनने के लिए जो पैसा है वो पैसा ये लोग दे दें और शर्त लगाएं कि हमास बाहर चला जाए। मुझे नहीं लगता कि फलस्तीनी इस शर्त को मानेंगे। उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, वही डिसाइड करेगी कि उस इलाके का फ्यूचर क्या होना है। उधर खबर हूथी से आई है। हूथी ने बहुत दिनों के बाद एक मिसाइल दागी है और पहली बार अमेरिकन जेट फाइटर के ऊपर यह मिसाइल दागी गई है। कहा यह जा रहा है कि जेट फाइटर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है इस पर जानकारियां अभी और आएंगी। एक बात तो है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लगातार बमबारी कर चुके हैं यमन के ऊपर, उसके चलते कुछ हो सकता है। इधर यमन के जो सरकारी राष्ट्रपति हैं, यानी जिनको अमेरिका राष्ट्रपति मांगता है, वो इस बीच में अमेरिका भी गए थे, ब्रिटेन भी गए थे और उन्होंने हर जगह यही डिमांड की है कि हूथी को कैसे भी खत्म किया जाए। अब हूथी उस पर कैसे रिएक्ट करता है, आगे क्या होता है ये देखना होगा। अभी तक की तो यही डिटेल्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 600 फलस्तीनियों की रिहाई बहुत जल्दी होगी और सीज फायर 2 की बातचीत भी शुरू होगी। नजरें रहेंगी अरब लीग की मीटिंग पर कि वहां क्या सलूशन निकाला जाता है गजा के लिए। इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसे बुरा यह है कि इन सब की कीमत वेस्ट बैंक को भी चुकानी पड़ रही है। वहां से लोगों को लगातार घर खाली करने पड़ रहे हैं और हमारा गोदी मीडिया हो या दुनिया का गोदी मीडिया हो, इस पर खामोश बना हुआ है। यही वजह है कि मैं लगातार कोशिश करता हूं आपको खबरें अपडेट करना, ताकि जो कुछ गोदी मीडिया में छुपाया जा रहा है वो सब मैं आपको बता सकूं और जो सब बताया जा रहा है उसके पीछे की हकीकत का पर्दाफाश कर सकूं। अगर आपको लगता है कि यह सब जरूरी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधे हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब नामुमकिन हो और चैनल भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, उससे हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।